करते हैं। अब है भारत की विदेश नीति के पॉइंट जब निर्धारित हो गए तो उसके सिद्धांत कौन कौन से बन गए। इसको दो तरीके से पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, या पूछा जाता है नेहरू जी की विदेश नीति के सिद्धांत। क्यों? क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन? नेहरू जी। देश के पहले गृह मंत्री कौन? नेहरू जी। विदेश नीति किसके द्वारा बनाई गई? नेहरू जी के द्वारा। आज तक भी नेहरू जी के सिद्धांतों को ही अपनाया गया है। तो सिद्धांत काफ़ी हैं, इसमें से आप कम से कम 10 सिद्धांतों को याद कर लीजिए। 12-13 सिद्धांत मैं आपको कराऊँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। पहला पॉइंट है सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध। भारत की विदेश नीति का पहला सिद्धांत है, अर्थात नेहरू जी की विदेश नीति का पहला सिद्धांत है कि भारत किसी भी देश के साथ शत्रुता नहीं बल्कि मित्रता का संबंध बनाना चाहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत अपने देश के विकास के साथ साथ दूसरे देशों का भी विकास चाहता है, और वो ये नहीं चाहता कि किसी भी पड़ोसी देश में आपस में संबंध बिगड़े। वो चाहता है कि मेरे सभी देशों के साथ संबंध अच्छे हों, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चीन है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे दूर रहता हुआ वो रूस व अमेरिका है। तो भारत प्रत्येक देश के साथ अच्छे संबंध बनाकर अपने देश की विदेश नीति को, अपनी विदेश नीति को पूर्ण रूप से सफल बनाने की कोशिश करता है। ये भारत की विदेश नीति का पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता को NAM नॉन एलिजन मूवमेंट, लाइगन मूवमेंट भी कहा जाता है। यानी कि गुट का मतलब होता है समूह, और निरपेक्षता का मतलब होता है अलग रहना। तो यहाँ गुट निरपेक्षता का मतलब है एक ऐसे समूह से अलग रहना जो 1945 से लेकर 1990 तक के दौर में चला था। उसको कहा गया था शीत युद्ध। शीत युद्ध कहा गया था। तो बेटा यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 1945 से लेकर 90 तक 45 वर्ष तक शीत युद्ध चला था। और इस शीत युद्ध के समय में 1949 में सबसे पहले अमेरिका ने नाटो बनाया, ठीक है। फिर 1954 में उसने जो है सीटो बनाया, ठीक है। फिर 1955 में उन्होंने सेंटो बनाया, ठीक है। और ये तो था अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक तरफ था रूस, जिसको उस समय USSR कहा जाता था, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रूस, ठीक है, या रसियन। तो इन्होंने इनके जवाब में, यानी कि शीत युद्ध के समय में अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए USSR अर्थात रूस ने क्या बनाया? इन्होंने बनाया था वार्सा पैक्ट 1955 में। क्या बनाया था? वार्सा पैक्ट। तो ये क्या बन गए थे? ये सैनिक गुट बन गए थे। इसका मतलब था कि अमेरिका ने अगर ये गुट बना दिया है तो इस गुट के माध्यम से अमेरिका अन्य देशों को अपनी तरफ आकर्षित करके, अपनी तरफ खींचकर, अपनी तरफ मिलाकर जो है रूस की तरफ भड़काने की कोशिश, या रूस को नीचा दिखाने की कोशिश, या रूस के खिलाफ खड़ा करने की पूरी कोशिश करता। उसने समय समय पर इस प्रकार के संगठन बनाए। रूस ने एक ही बनाया। तो इन गुटों से दूर रहने की जो नीति अपनाई थी उसको गुट निरपेक्षता कहा गया था। और इस गुट निरपेक्षता के जो संस्थापक माने जाते हैं भारत की तरफ से, वो पंडित नेहरू माने जाते हैं, ठीक है, पंडित नेहरू। और इसके साथ साथ 3-4 देश और थे जिन्होंने पंडित नेहरू जी के साथ, या उन देशों के नेताओं ने पंडित नेहरू जी के साथ गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। जैसे कि मिस्र के नासिर थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, ठीक है, और घाना के एनुकुरमा थे। इस तरीके से 4-5 देशों के नेता और थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। अब जो गुट निरपेक्षता है, इस गुट निरपेक्षता की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। और बेलग्रेड 1961 में इसका पहला, जो यूगोस्लाविया की जो राजधानी बेलग्रेड, वहाँ इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो नाम के नाम से भी इसको शॉर्ट में जाना जाता है। तो इस गुट निरपेक्षता का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शीत युद्ध को समाप्त करना और पूरी दुनिया को शांति की ओर ले जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का दूसरा सिद्धांत है गुट निरपेक्षता में विश्वास करना। और इसका मैं 2 नंबर में अर्थ बता देता हूँ दोबारा से। गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति गुट निरपेक्षता कहलाती है, ठीक है। अब आइए पंचशील। अब पंचशील, जैसा कि पंच में 5, शील में नियम, 5 नियम, और 5 नियम जो है वो भारत व चीन के बीच में स्थापित हुए थे। कब हुए थे? 29 अप्रैल
1954 को। 5 नियम जो बने थे वो 29 अप्रैल 1954 को बने थे, भारत और चीन के बीच में बने थे। तो इन 5 नियमों में ये था कि भारत और जो पाकिस्तान भारत और चीन के बीच में जो स्थापित हुए कि कोई भी देश एक दूसरे पर आक्रमण ना करेगा, एक दूसरे की शांति व्यवस्था को बनाए रखेगा, एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के 5 नियम थे। परंतु यहाँ ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब 29 अप्रैल 1954 को इन 5 नियमों पर भारत के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई, एक तरफ भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ चीन के चाओ इन लाई, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में इन 5 नियमों पर समझौता हुआ था, जिसको पंचशील समझौता कहा जाता है, 29 अप्रैल 1954 को। परंतु यहाँ मैं जो बात कह रहा था कि ध्यान देने योग्य बात, 1954 में तो चीन हमारा इतना हमदर्दी था कि वो हमसे ये सब कुछ कर रहा था, परंतु उसने 54 और 6 60 और 2 62 यानी कि 8 वर्ष बाद ही जो है 1962 में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, चीन के द्वारा हम पर पहला किया गया आक्रमण, चीन ने अभी तक हम पर एक ही बार आक्रमण किया है 1962 में, जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर 1 महीने चला और जिसमें भारत की हार हुई। ठीक है, और एक तरफा चीन ने फिर युद्ध विराम घोषित किया। तो पंचशील समझौते में भारत विश्वास रखता है, इतना होने के बावजूद भी जब चीन ने हमको धोखा दिया नियम पर समझौता करने के बावजूद भी। तो पंचशील वैसे तो भारत और चीन के बीच समझौता है, परंतु इसके 5 नियमों में भारत पूर्णतः विश्वास रखता है। ये है भारत की विदेश नीति का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, कि भारत की जो विदेश नीति है उसका चौथा पॉइंट है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। इसका मीनिंग हो जाता है कि साम्राज्यवाद यानी कि गुलामी की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक शक्तिशाली देश कमज़ोर देश को राजनीतिक रूप से गुलाम बना लेता है, सामाजिक रूप से उसका शोषण करता है और आर्थिक रूप से उसको लूट लेता है। ठीक है, परंतु उससे पहले उपनिवेश की स्थिति पैदा होती है। जैसे कि अंग्रेज भारत में सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से केवल व्यापार के लिए आए थे, परंतु भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को धीरे धीरे गुलाम बना लिया, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोल दी और भारत के लोगों का शोषण करते हुए जो है यहाँ पर से धन दौलत को लूट कर ले गए और श्रम का पूर्ण रूप से उन्होंने शोषण किया। परंतु जब उनको पता लगा कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से ही कमज़ोर नहीं, वो सामाजिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो उन्होंने राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो उन्होंने आर्थिक और सामाजिक कमजोरी के बाद भारत की राजनीतिक कमजोरी का भी फ़ायदा उठाया और साथ ही साथ उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बना लिया। तो भारत तो इसका अनुभव ही रहा है गुलामी का, उपनिवेशवाद का। इसलिए भारत की विदेश नीति में आज कैसा सिद्धांत निर्धारित है कि वो साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का दोनों का खुलकर विरोध करता है। तो ये भारत की विदेश नीति का 4th पॉइंट। 5वां पॉइंट है जाति रंग का विरोध। जाति रंग का विरोध, जैसे कि आप जानते हो भारत में जाति प्रथा भी है और रंग भी यहाँ लगभग देखा जाता है, परंतु रंग के आधार पर इतना भेदभाव नहीं होता जितना कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में देखा था। और वहाँ पर भारतीय लोगों को ब्लैक इंडियन या फिर काले भारतवासी इस तरीके से उनको पुकारा जाता था। और जब वहाँ पर उन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध किया, नस्लवाद, जिसमें बाद में नेल्सन मंडेला जी का नाम भी प्रसिद्ध हुआ है और वहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो भारत जो है, भारत की विदेश नीति का जो एक और पॉइंट है, एक और सिद्धांत है, वो है कि भारत जो है जाति प्रथा का और रंग भेद का विरोध करता है, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता कि जाति के आधार पर दंगे फसाद हो या जाति के आधार पर देश की एकता अखंडता को खतरा पहुँचे, साथ ही रंग के आधार पर एक दूसरे को कोई नीचा दिखाए। उसके बाद है यूएनओ में विश्वास। भारत की जो है विदेश नीति का 6ठा पॉइंट है यूएनओ में विश्वास। अब ये यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इस यूएनओ की स्थापना हुई। और भारत जो है उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था। चाहे बेशक भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, परंतु जो है भारत उस समय से ही यूएनओ का संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है,
हमारी आप कहोगे कि ब्रिटेन ने जो है भारत को तो गुलाम बना रखा था, तो फिर ब्रिटेन जो है भारत उसका संस्थापक देश कैसे हो गया? चाहे भारत गुलाम था, परंतु जो है ब्रिटिश भारत होने के नाते वह उसका संस्थापक देश माना जाता है। और इसके संस्थापक देशों की संख्या जो है पहले 50 थी, और जैसे ही इसकी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की जा रही थी, इसमें एक देश और पोलैंड जुड़कर 51 देश हो गए। यूएनओ में 51 देश संस्थापक देश माने जाते हैं, और जिनकी संख्या बढ़कर आज 193 हो गई है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके 6 अंग हैं, जो कि आपको अब यहाँ इतना नहीं बताया जा सकता, जो कि इसका पार्ट 2 है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें स्पेशल यूएनओ का एक लेसन है, वहाँ पर आपको कराया जाएगा। तो भारत जो है वो यूएनओ में विश्वास, अर्थात यूएनओ के सिद्धांतों में और आदर्शों में विश्वास रखता है। ठीक है, शुरू से ही भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत की विदेश नीति का नेक्स्ट पॉइंट है निशस्त्रीकरण। यहाँ निशस्त्रीकरण को मैं 2 टुकड़ों में निशस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार बनाना, परंतु निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों में कटौती करना। भारत ने पूरी दुनिया को देखा है, लड़ाइयाँ भी देखी हैं, लड़ी भी हैं, परंतु भारत फिर भी ये कहता है कि शस्त्रीकरण को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अर्थात हमें निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि हमें हथियारों को कम करना चाहिए, काटना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। अगर ऐसे ही हथियार बनते रहे तो ये मानव जाति एक दिन विनाश की ओर चली जाएगी। इसलिए भारत की विदेश नीति का एक पॉइंट और है निशस्त्रीकरण, अर्थात हथियारों में कटौती करना। उसके बाद है भारत की विदेश नीति का अगला पॉइंट मानवीय अधिकारों का सम्मान। मानवीय अधिकारों का सम्मान, कि मानव को जो अधिकार मिले हुए हैं, ह्यूमन होने के नाते, इंसान होने के नाते, प्रत्येक देश की सरकार अपने देश के नागरिकों को कुछ सुविधाएं देती है, और उन सुविधाओं को ही अधिकार कहा जाता है। तो जो अधिकार दे रखे हैं किसी भी देश की सरकार ने, तो उन अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे ही अधिकारों की घोषणा बहुत पहले 10 दिसंबर 1948 को इस यूएनओ की महासभा ने ही की थी, महासभा ने। इसीलिए 10 दिसंबर को अब मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए भारत तत्पर है, और भारत इसीलिए तो रंग जाति का, रंग भेद का, साम्राज्यवाद का, गुलामी का, इन सब का विरोध करता है। वो कहता है कि मानव को जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, उसको विकास के मौके मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये है भारत की विदेश नीति का अगला पॉइंट, जो है मानव अधिकारों का सम्मान। भारत की विदेश नीति का अगला पॉइंट है पर्यावरण की रक्षा। अब पर्यावरण की रक्षा का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि भारत ये चाहता है कि प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से बढ़ाए, चाहे वो सामाजिक रूप से बढ़ाए, परंतु हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके की गतिविधि करते हैं, परंतु हमें उन गतिविधियों के करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पर्यावरण संबंधी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण को इस तरीके से बचाए रखना चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसका लाभ उठा सके, जिसको हम धारणीय विकास कहते हैं। ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को हानि भी ना हो और हमारा लाभ भी हो जाए, अर्थात हमारा कार्य भी निकल जाए, ऐसे विकास को धारणीय विकास कहते हैं। और धारणीय विकास के अंतर्गत ही पर्यावरण की रक्षा आती है। यह भी भारत की विदेश नीति का एक निर्धारण तत्व है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जितने भी पर्यावरण संबंधी, जलवायु संबंधी जो है सम्मेलन होते हैं उनमें भाग लेता है। उसके बाद है भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति बड़ी दिलचस्प है, और इसमें कहा गया है कि भारत ने, मैं आपको बता दूं, भारत का पहला परमाणु जो विस्फोट हुआ था 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पहला। ठीक है जी, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लिप हो रहा है पेन। पहला परमाणु विस्फोट इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, और दूसरा परमाणु विस्फोट भारत ने 1998 में किया था। ठीक है, जिसमें एक दिन 2 और एक दिन 3, ठीक है, 5 यानी कि टोटल परमाणु परीक्षण किए थे। और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण। उसके बाद तो भारत ने समय समय पर दुनिया भर के
जो है परमाणु परीक्षण किए हैं और साथ ही साथ अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। परंतु यहाँ पर जो नीति की बात आती है, मैं आपको बता दूं, भारत की जो परमाणु नीति है वो ये कहती है कि हमने ये जो परमाणु विस्फोट किए, ना तो हमने ये किसी को डराने या धमकाने के लिए किए, ना ही हमने इनका गलत प्रयोग करने के लिए इनका परीक्षण किया है। हमने तो केवल मात्र अपनी सुरक्षा के लिए किया है। कोई देश हम पर हमला करता है तो फिर हम इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें, इसलिए हमने इसका परीक्षण किया है। जैसे कि 1962 में जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमारे पास उस समय कैसी भी स्थिति नहीं थी, यानी कि हमारे पास परमाणु मिसाइल हथियार नहीं थे। परंतु उसके 1-2 साल बाद ही भारत ने अब खुद चाइना खुद परमाणु विस्फोट देश बन गया। अब 1 साल बाद, यानी कि जब उसके पास परमाणु परीक्षण ही नहीं था, परमाणु ही बम भी नहीं थे, तभी उसने हमको हरा दिया। तो उसके बाद 63-64 में जब वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया तो उसके बाद तो भारत को बिल्कुल मिटा देगा। इसलिए भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए 1974 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में परमाणु विस्फोट किए, और जैसे ही भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो उस समय देश के परमाणु शक्ति संपन्न देश, जिसमें आपका वही जो सुरक्षा यूएनओ के जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो चाइना हो, इन देशों ने खूब विरोध किया। इनमें से रूस की अगर बात करें तो थोड़ा सा हमारा हमदर्दी होने के नाते, हमारा बहुत ही करीबी, बहुत ही अच्छा मित्र होने के नाते इसने ये कहा कि कोई भी देश अपनी आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अपनी बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऐसा कर सकता है। परंतु सबसे ज़्यादा आग बबूला अमेरिका और चाइना जैसे देश हुए थे। यहाँ तक कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे। तो भारत की परमाणु नीति यही कहती है कि हम अगर परमाणु विस्फोट करेंगे, परमाणु परीक्षण करेंगे, तो हम किसी भी देश को हम डराने या धमकाने के लिए नहीं, केवल और केवल अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे। और भारत के परमाणुओं से किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हम पर पहले हमला करेगा तो हम तटस्थ नहीं रहेंगे, अर्थात हम चुप नहीं रहेंगे, तो हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। तो यह है भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति अर्थात भारत की विदेश नीति का ये सिद्धांत है। उसके बाद है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब हो जाता है कि भारत इस पॉइंट में विश्वास रखता है, इस सिद्धांत में विश्वास रखता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी समाज शांतिपूर्ण तरीके से रहे, और सहअस्तित्व का मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने आप को सामने रखे शांतिपूर्ण तरीके से। तो भारत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार में विश्वास रखता है। उसके बाद है बिना शर्त विदेशी सहायता। स्पष्ट लिखा हुआ है, बिना शर्त, कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी और विदेशी सहायता तभी दी जाएगी और तभी ली जाएगी। ये भारत की विदेश नीति का पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के साथ मेरे जो संबंध हैं, भारत कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे किसी भी देश के साथ जो संबंध हैं, उस देश के साथ मैं बिना शर्त ही कोई विदेशी सहायता ले सकता हूं और उसको दे सकता हूं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, और किसी के जो है स्वार्थ के कारण भी नहीं। तो भारत की विदेश नीति का ये अगला पॉइंट। अब है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग का मतलब जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फोर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है जी। अब क्षेत्रीय सहयोग का मतलब हो जाता है कि कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों को सहयोग करे या उनसे सहयोग ले। तो ऐसे ही समय समय पर क्षेत्रीय संगठन भी बनते आए हैं। तो दक्षिण एशिया में एक सहयोग संगठन बना 1985 में, जो है सार्क। ऐसे ही यूरोप के कुछ देशों ने, ठीक है, एक संगठन बना रखा है, यूरोपीय यूनियन। ठीक है। और एशिया के पूर्वी पश्चिमी देशों ने एक संगठन बना रखा है, आसियान। तो समय समय पर देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए। तो भारत की भी विदेश नीति का ये सिद्धांत रहा है कि वह चाहे किसी संगठन के माध्यम से हो या बिना किसी संगठन के भी जो है अपने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। ठीक है।